हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार गेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो सीटेट हो या फिर सीटेट जैसे ही टेट एग्जाम, जिसके हम कह सकते हैं कि अपने अपने स्टेट्स में होने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी किसी जॉब, चाहे वो हो सकती है टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग से रिलेटेड या फिर कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम भी एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। और वो चाहते हैं किस तरह से सीटेट एग्जाम क्रैक किया जाए, किस तरह से हम प्लान करें कि जो आने वाला सीटेट एग्जाम है, एक्सपेक्टेड है जुलाई में, कि वो एग्जाम हम क्रैक कर सके। कैसे प्रिपरेशन करें, स्टेप्स हम स्टार्टिंग में कैसे लें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्रैक कर सके। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट भी जिनका ये एग्जाम फर्स्ट टाइम रहने वाला है, तो उनके लिए भी प्रिपरेशन हम कैसा करें कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट बना सके, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सके, और आने वाली अगर कोई भी वैकेंसी है तो उसके लिए हम योग्य बन सके और हम जाके आगे उन एग्जाम्स के लिए भी बैठ सके। तो आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको जो भी डाउट है वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन अभी भी मन में है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट एग्जाम आपको क्रैक करना है, जो कि जुलाई का एक्सपेक्टेड है 2025 में। और वो क्या होगा आपका, कि अगर आप वर्किंग हैं या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ये है, तो दोनों के लिए ये बेनिफिशियरी रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो सीटेट का रिजल्ट है, ठीक है, वो किस रेशो में, या फिर हम कह सकते हैं कितने कैंडिडेट हर बार पास हो रहे हैं। अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है उसका अभी तक रिजल्ट जो आपका पब्लिक क्या कहते हैं, पब्लिक नोटिस नहीं आया कि कितने कैंडिडेट्स थे, कितने पास हुए। वो जैसे ही आएगा वो सीट नेक्स्ट टाइम से वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो रिजल्ट्स आए हुए हैं उसमें कितने परसेंट रहा है, लगभग हम 5 रिजल्ट अगर देखते हैं तो आप देखेंगे जो उससे पहले एग्जाम हुआ दिसंबर से पहले वो था जुलाई में, जिसमें रजिस्ट्रेशन तो खैर कुछ हमेशा ही एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन जितने कैंडिडेट्स बैठते हैं अगर उसके हिसाब से भी हम देखते हैं तो ऐसे केस में अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 6.25 लाख के आसपास कैंडिडेट फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करते हैं और लगभग 14 लाख पेपर 2 अटेम्प्ट करते हैं। और उसमें क्वालिफिकेशन या फिर हम कहते हैं क्वालिफाई करते हैं वो कैंडिडेट है आपके लगभग 18.5 या आप कह सकते हैं 19% के आसपास, और सेकंड पेपर तो लगभग 17% है। ये मान के चलिए लगभग लगभग 100 इंसान जो या फिर कैंडिडेट जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका 19 और लगभग यहाँ 17 ही कैंडिडेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। जबकि इसमें आपको पता ही होगा कि 150 नंबर का क्या होता है, एग्जाम होता है जनरल कैटेगरी के लिए, 90 मार्क्स लाने होते हैं, जो कि होता है 60%। मतलब एक ऐसा एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम विदाउट मतलब और नेगेटिव मार्किंग ना होने के बाद भी एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको प्राइमरी, जूनियर या फिर टीजीटी लेवल तक के ही आपको कनेक्ट करता है, ऐसे एग्जाम में आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 16-17% बन रहा है। तो आप सोच के चलिए कि एग्जाम इतना भी सिंपल नहीं है, जिसको जैसे हम कुछ सालों पहले या फिर हम कह सकते हैं कोविड से पहले हम मान के चलते थे कि 10 दिन में आप पढ़ के भी पास कर सकते हो, 5 दिन में पढ़ सकते हो। तो अब ऐसा नहीं है। तो बहुत जरूरी बनता है कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट जो मिस्टेक्स रहती है कैंडिडेट्स की वो समझे, अपनी तैयारी में वो चीजें ना आने दे और हम एक अच्छे डायरेक्शन में चल सके, ये बहुत जरूरी रहता है। और इसी वीडियो में हम ये चीजें फोकस कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले जो रिजल्ट है, क्या रेशो है कैंडिडेट क्लियर करने का, वही देख रहे हैं। इवन वही एक एग्जाम हुआ जनवरी में 2024 में ही, आपके 3 एग्जाम हुए हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज पेपर 1 की लगभग 16% रहती है पासिंग की, और आप पेपर 2 को तो 7.5% कैंडिडेट ही पास कर पाए। मतलब 60% भी मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं कैंडिडेट्स, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी। तो सोचिए आगे आने वाले सुपर टेट, DSSB या फिर स्टेट एग्जाम्स कितने टफ होने वाले हैं, कितने टफ पढ़ने वाले हैं, कि उनको कैसे वे क्वालिफाई करेंगे। तो भीड़ ज्यादा है, क्लियर करने वाले कम। अगर हम अगस्त की बात करें 2023 में, सो सेम लगभग ये 24% पेपर 1 करते हैं 24.5, और लगभग 8.6% पेपर 2 ही पास कर पाए। ठीक है, दिसंबर 2022 का भी रिजल्ट अगर आप देखें तो ये 2022 का रिजल्ट फिर भी काफी अच्छा था, जो कि 40% और लगभग 29 या 29.5% का आपका रहा। 2021 जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, वो भी लगभग 30% और 17% रहा। तो आप अगर देखेंगे कि पहले परसेंटेज 30, 40, 20 एटलीस्ट, तो डबल डिजिट में भी वैल्यू अच्छे से दिखती थी, लेकिन
यहाँ पे तो वैल्यू सिंगल डिजिट में है और यहाँ पे ये 20% भी नहीं पहुंच पा रही है। तो और जबकि ये भी जो एग्जाम हुआ है इसका भी कोई ज्यादा अच्छी परसेंटेज नहीं रहने वाली, क्योंकि एग्जाम डे बाय डे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेंदी हो रहा है, कई चीजें ऐसी हो रही है जो कैंडिडेट्स हैं उनको डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि क्या मिस्टेक्स हमारी इस एग्जाम में हो रही हैं जिसकी वजह से रिजल्ट खराब है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं और क्रैक करना चाहते हो तो आपके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी। इवन जो जॉब करते हैं उनके पास ऑलरेडी टाइम कम है, तो ऐसी मिस्टेक्स ना करें। तो देखिए, सबसे पहली मिस्टेक जो देखा जाए इंपॉर्टेंट मिस्टेक बनती है वो है टाइम मैनेजमेंट की। इसमें 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये है कि टाइम मैनेजमेंट, जब आपका एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जब आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है आपके 2.5 घंटे। क्वेश्चन भी आपके 150 मिनट के लिए 150 ही क्वेश्चन है, तो आपके पास लेंदी क्वेश्चन होने के बाद अटेम्प्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ये तो हुआ पहली मिस्टेक जो कि टाइम मैनेजमेंट से, कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस रह जाती है पर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है इसको टैकल करने के लिए। दूसरा पॉइंट बनता है, कुछ सेंटर्स पे ऐसा होता है जनरली कि आपको जो सीट मिलती है, बुकलेट कह सकते हैं, शीट मिल्स, या फिर आपका क्वेश्चन पेपर विद OMR सीट, जो पूरा बुकलेट है जो वो मिलती है, वो जनरली क्या होता है, जब आपकी बेल बजती है एग्जाम स्टार्ट होने की वो आपको मिलती है, या फिर तभी उसको ओपन करने की परमिशन दी जाती है। ऐसे केस में क्या होता है, 10 से 15 मिनट आपको क्या लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एंट्रीज जिसमें रोल नंबर, ब्लॉक्स, ये भरने में लग जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट में कहा है कि एग्जाम लेंदी है, मैथ भी आएगा, आपको क्वेश्चंस करने होंगे, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते सभी क्वेश्चन, तो टाइम शॉर्ट है। टाइम शॉर्ट पहले ही केस में है कि आपके ऑलरेडी टाइम शॉर्ट बनता है, उसके बावजूद भी आपने 10 से 15 मिनट एंट्री, तो आपके एग्जाम सेंटर पे अगर आपको बुकलेट लेट मिलती है तो आपके 10 से 15 मिनट यहाँ ये भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपका ऑलमोस्ट 20 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आप ड्रॉप कर जाते हैं, आपको कनेक्ट भी नहीं कर पाते, आप क्वेश्चन भी नहीं देख पाते, और वो आप वहां पे जस्ट तुक्के मार के बिना इवन क्वेश्चंस देखे भी आंसर लगा के आते हैं, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसी वजह से ये रिजल्ट इतना खराब आता है, क्योंकि जब आप 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन ही बचते हैं, ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं और आपको फिर लाने होता है 90 नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, या तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से या फिर बुकलेट लेट मिलने की वजह से, या दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से। तो जब आप 20 से 30 क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए, लगभग एक सब्जेक्ट आपका मिस हुआ, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया, लगभग 120 क्वेश्चन आपने देख के अटेम्प्ट किया प्रॉपरली, ये तो आपने जस्ट फिल किया। अब यहां से आपको 90 नंबर लाने हैं। अगर जनरल कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, तो 82%, ठीक है, मतलब सॉरी 82 नंबर। तो अब आप सोच के देखिए कि आपकी क्या ये परसेंटेज लानी इतना इजी रह जाती है, जो कि आप देख के ही समझ जाएंगे कि नहीं। दूसरा क्या रीजन है, काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज आती हैं सीटेट का, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, चाहे आपका साइंस साइड हो या फिर विदाउट साइंस साइड हो, तो आपके में लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेजेस आती हैं पेपर में, जो कि होती है 60 मार्क्स की, मतलब 30 + 30, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम में, मतलब आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो ये क्या होता है, जब आपको लैंग्वेज 1 कौन सी अटेम्प्ट करनी है ड्यूरिंग द पेपर, लैंग्वेज 2 क्या अटेम्प्ट करनी है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और इवन लोग एग्जाम देने चले जाते हैं लेकिन इस कंफ्यूजन को पहले क्लियर नहीं करते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड मतलब एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें प्रॉपर एग्जाम में किस तरह आते हैं, कैसे सोल्व करें, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी, तो उसका सोल्यूशन भी है। तो एक रीजन ये बनता है कि आपके यहाँ से नंबर खराब हो जाते हैं, और ये भी 60 नंबर भी खराब करा सकते हैं और 30 नंबर भी खराब करा सकते हैं। आप सोचिए कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम फंसते हैं। तो सबसे पहले जब आप कभी भी एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस आपको देख के सिलेक्ट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग भी आपको एग्जाम करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इवन पॉइंट भी बनता है कि आपको क्या लैंग्वेज लेनी है, और उसी को याद रख के आपको आगे भी अटेम्प्ट करना है पेपर। फिर काफी लोगों को दिक्कत आती है, मैथ से स्टार्ट तो करते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन मैथ टाइम टेकिंग होता है। आपको अगर पेपर 1 की बात करें तो 30 क्वेश्चंस जो मैथ के आएंगे उसको अटेम्प्ट करने के लिए 30+ टाइम आपको लगता है, जो कि हो सकता है 40 मिनट्स लगे हो सकता है 50 मिनट लगे हों, या फिर पेपर 2 में तो आप 30 मिनट्स में करने ही वाले नहीं है। मैथ का पोर्शन इतना बनता है लेंदी
कि आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं लग सकते। तो अगर आपने यहाँ पे 30 मिनट से ज्यादा टाइम निकाला तो आपको दिखता है कि अब मेरा टाइम कम है और क्वेश्चंस मेरे ज्यादा बचे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, पैनिक सिचुएशन बनती है। इवन सेम केस आता है साइंस के पोर्शन के लिए भी, कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम किए और टाइम आपका ज्यादा चला गया, तो वहां से पैनिक सिचुएशन और आप क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, जल्दबाजी में आंसर देंगे और वहां से होती है गलती। तो ऐसे केस में भी मैथ से कभी भी हम अटेम्प्ट नहीं करते पेपर को, हमारा प्रेफरेंस नहीं होता। और मैथ में भी जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं 15 आते हैं पेपर 1 में कंटेंट्स और पेपर 2 में आते हैं 20 क्वेश्चन, तो ये हम अटेम्प्ट नहीं करते। पेडागोजी हम अटेम्प्ट करते हैं पहले, वो कोई इशू नहीं है। फिर लास्ट डे प्रिपरेशन, सब लोग सोचते हैं 10 दिन में मैं प्रिपेयर कर लूंगा, 5 दिन में प्रिपेयर करूंगा, तब करूंगा, अब करूंगा, और एग्जाम आ जाता है। और जस्ट लोग क्या करते हैं, मैराथन देखेंगे यूट्यूब से और जाके सोचेंगे हम एग्जाम क्रैक करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको वीडियो भी यूट्यूब हो या बाकी जगह हो, सबको सुन के ये लगता है 10 दिन में पेपर क्रैक करिए, लेकिन अब वो 10 दिन 15 दिन का जमाना नहीं रहा। तो लास्ट डे प्रिपरेशन भी सबसे बड़ा रीजन है जहाँ की जिसकी वजह से रिजल्ट्स खराब होते हैं। बाद में एक पॉइंट आता है, कुछ लोग तो इस चीज को फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट सिर्फ करते हैं। अच्छी बात है, आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, लगाने भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लगाएं, क्योंकि हर ईयर में ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन रिपीट होंगे, नए क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं, नया लॉजिक भी आ सकता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कंटेंट क्या है, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, क्यों पूछना चाह रही है फैकल्टी या फिर वो एग्जामिनर क्यों पूछा है वो क्वेश्चन, उसके लॉजिक नहीं समझेंगे, तब तक आप नए आने वाली डिफिकल्टीज, नए आने वाले क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में ये भी स्ट्रेटेजी सबसे गलत है कि जस्ट हम PYQ प्रैक्टिस सेट सिर्फ ये लगाएंगे, हम टॉपिक्स नहीं पढ़ने वाले। अगर ये चीज सोच के आप चलता है तो आप भी उस लिस्ट में रहने वाले हैं जो कैंडिडेट्स एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको टॉपिक समझने हैं, वो हम देखेंगे हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देख भी लेते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना, इवन कितना टाइम आपको अगर जॉब के साथ में देना है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। 2 में अगर हम देखते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है NCERT, इससे बाहर कुछ नहीं। आप इसको उठा लीजिए, यही आपका, ये मान के चलिए जो भी आप चीज मानेंगे सबका आंसर यही है कि हम कहाँ से पढ़े, NCERT से। किसको बेस ले, NCERT से। क्या हमारे एग्जाम में आता है, वो NCERT, ठीक है। आपको NCERT फॉलो करनी है, पेपर 1 कर रहे हैं, पेपर 2 कर रहे हैं, दोनों के लिए NCERT, बस लेवल का डिफरेंस होगा। प्राइमरी के लिए आप NCERT 1 to 5 जो है उसको करेंगे, 1 क्लास एक्स्ट्रा 2 क्लास एक्स्ट्रा करेंगे, बेटर है, ठीक है। मतलब पेपर 1 के लिए एटलीस्ट 7 तक आप पकड़ के चलिए, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम है वो चेंज हो गया है, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते। तो बेटर है कि आप NCERT पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, पेपर 2 के लिए आप 8 9 तक NCERT आपको पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर हमने कहा कि प्रीवियस ईयर लगाना है, हमने लास्ट में कहा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं लगाना है, आपको टॉपिक मतलब आपको NCERT और आपको इसके साथ में दोनों को कंबाइन करके आप पढ़ेंगे। तो कहां से किस लॉजिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बताएगा NCERT, क्या पूछा गया है, किस तरह से टाइम मैनेज करें, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करें, वो आपको यहाँ से मिलेगा PYQ से। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं, और उसी से आपको मिलेगा सब सोल्यूशन। उसके बाद आता है पेडागोजी, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपको लॉजिकल जाना है, आपको रटना सीन नहीं होने वाला। पेडागोजी कि आप बच्चों को किस तरह से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं बेस्ट, उस तरह से ही सब कुछ रहता है। जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके बेस ये सारी चीजें रहती है। तो ऐसे केस में आपको अपनी थिंकिंग या फिर टीचर सेंटर आपको नहीं रहना और लॉजिकल जाना है, ये सब चीजों के बेस पे जाओगे तो ही आप चीजें कर सकते हो। और सबसे ज्यादा आपका जो ग्रामर है वो नहीं पढ़ना, ग्रामर है वो नहीं पढ़ना आपको, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है पैसेज की। क्योंकि आपको एक लैंग्वेज में, अगर लैंग्वेज 1 की बात करें तो 2 पैसेज मिलेंगे, स्टोरी और पोएम के केस में, और सेम इसके केस में मैं जस्ट पैसेज लिख रहा हूँ, बट वो स्टोरी पोएम पहले लैंग्वेज में हो सकती है और लैंग्वेज 2 में दोनों स्टोरी होती है। तो यहां से आपके सोचिए 2 पैसेज लैंग्वेज 1 में आएंगे और लैंग्वेज 2 में 2 आएंगे, तो टोटल जो है आपका क्या मिलता है, 4 पैसेज आपको मिलते हैं। और यहां से ऑलमोस्ट आपको कितना 25 नंबर के आसपास जो है दोनों पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज देके जाता है। और पैसेज में तो आंसर भी आपको पैसेज में ही मिल जाता है, या फिर उसको इस पैसेज को पढ़ने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सीधे सीधे 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में एजटी देखने को मिलता है। तो पैसेज इंपॉर्टेंट है, ग्रामर CTET में इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये भी बता दूं, पेपर 1 सॉरी लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो,
दोनों में 2-2 3-3 नंबर का ही आता है ऑलमोस्ट। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को अगर जोड़ के भी बोलते हैं तो 5 से 6 नंबर का ही आपका ग्रामर आता है। तो आप इसको बेसिक लेवल पे भी अगर पढ़ते हैं या फिर अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखेंगे तो इतने टफ नहीं आते। कई बार वो पैसेज डिपेंडेंट आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आपको पैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रामर नहीं। अवॉइड क्या करना है, देखिए हमने बताया ग्रामर नहीं पढ़ना है। सीटेट के केस में लाइटली पढ़ना है, वो 4-5 क्वेश्चंस का जो आता है जितना टाइम में बेस्ट है, अगर वो 4-5 भी आप ले सकते हैं रिजल्ट में तो अच्छा रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ ग्रामर ही पढ़ते रहे और पैसेज की प्रैक्टिस ना करें, ऐसे केस में ग्रामर को नहीं पढ़ना, पैसेज पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं उन 4-5 नंबर को भी रिसीव करना, तो आप ग्रामर भी पढ़ सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं। रोड लर्निंग नहीं करनी, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है आपको लॉजिकल जाना है, आपको सब चीजों का एक रीजन पता होना चाहिए, हम किस चीज से क्या डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर में। रट्टू तोता नहीं बनना है, तो ये अवॉइड करना है। विदाउट सिलेबस या विदाउट एनसीईआरटी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको कोई नोट्स मिलते हैं, कोई फैकल्टी मिलती है और वो कुछ भी पढ़ाता है, इतना टफ पढ़ाने लगे कि आपको लगे इस लेवल का एग्जाम आता है, कैसे करेंगे ये करेंगे, ऐसा भी नहीं होता। सिंपल है, एनसीईआरटी आती है, उसी के बेस्ड पे मैक्सिमम टीचर्स पढ़ाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन डर का माहौल बनाने के लिए कभी कभी ऐसी चीजें मिलती है, अगर आपको भी ये चीजें मिलती है देखने को कि क्वेश्चंस का लेवल एक्स्ट्रा हाई कर दिया जाए, तब उन चीजों से तुरंत ही निकल लीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं कि आपका क्या रहने वाला है, कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कितने आवर्स एटलीस्ट डिवाइड करें और कैसे करें, इसके बाद हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो रहेगा 150 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, या 150 ही क्वेश्चन रहते हैं, 1 नंबर पर क्वेश्चन मिलता है आपको। तो टोटल नंबर जो है आपका 150 है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के केस में होता है 150 का। ड्यूरेशन आपकी 2.5 घंटे की, जो मिनट्स में जाती है 150 मिनट्स होती है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट अप्रोक्सीमेट मिल जाती है। एग्जाम का मोड बीच में कोविड टाइम पे ऑनलाइन हुआ था, लेकिन अभी ये ऑफलाइन है और अभी भी ऑफलाइन ही कंटिन्यू होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं की, तो इस बार भी नहीं होने वाली है। उसके बाद अपेयरिंग कैंडिडेट और जो पास्ड है, मतलब बीटीसी बीएड कैंडिडेट्स जो होते हैं इस तरह से, या सिमिलर एजुकेशन में भी है अपेयरिंग, मतलब जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन अगर उन्होंने लिया है, इनरोल भी किया है, वो भी भर सकते हैं। अगर वो क्लियर कर चुके हैं तो वो भी भर सकते हैं, दोनों केस में होता है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, जो इसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आपने एक बार पास कर लिया तो जरूरी नहीं है कि आप दोबारा फॉर्म भरे, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू के लिए आप भर सकते हैं, अदरवाइज वो मैंडेटरी नहीं होता। उसके बाद जैसे कि हमने बताया, आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट भी जान लेना जरूरी है कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। तो जो कि है पेपर 1 अगर हम बात करें तो सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सभी जो आते हैं 30-30 नंबर के, सभी जो आपके सब्जेक्ट है वो एज इट इज रहते हैं, सभी का कॉमन पेपर रहेगा और ये 150 क्वेश्चंस बनते हैं। सभी पे 1 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलता है, नेगेटिव पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिर्फ चॉइस आपको आती है लैंग्वेज की, लगभग 22 से 26 लैंग्वेज सीटेट आपको ऑप्शन में देता है, जिसमें से आपको 2 लैंग्वेज लेनी मैंडेटरी है, ठीक है। सेम पेपर 2, तो पेपर 2 में आपको सीडीपी मिलेगा एज इट इज देखने को। यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हाई मिलेगा, लगभग 11 साल की जो एज है, ईयर से जो बच्चे की चाइल्ड एज है वो 11 साल को कंसिडर किया जाता है पेपर 1 में, मतलब लगभग 5th क्लास। और जो लगभग एज 14 ईयर एज है, 3 साल और मतलब 8वीं क्लास तक, वो कंसिडर किया जाता है पेपर 2 में। उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो सीडीपी का भी लेवल हल्का सा बड़ा रहेगा और क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, फिर डिपेंडेंसी आ जाती है थोड़ा और बड़े बच्चे पे, ठीक है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सेम आपके 30 नंबर का है। मैथ और साइंस में यहाँ पे आपके पास चॉइस मिलेगी कि आप मैथ साइंस साइड से हैं तो आपका डायरेक्टली 60 नंबर, मतलब 30 + 30 रहेगा, या फिर अगर आप नॉन साइंस है तो आप सोशल स्टडी भी ले सकते हैं, जो कि आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल आपका यहाँ भी बनता है 150 नंबर्स, ठीक है। ये सिंपल सब्जेक्ट्स हैं। इसका आगे देखें तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन कि हमारे एप्लीकेशन पे, या फिर आप कह सकते हैं वेब के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक बैच गोइंग ऑन है जो कि टीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल बैच, जो भी कैंडिडेट DSSB, KVS, NVS, EMRS जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं केमिस्ट्री को स्पेशली अलग से पढ़ना, अच्छे लेवल पे समझना, प्रैक्टिस सेट्स करना, तो वो इस जो बैच है इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलती है और पूरा कंटेंट जो आपका थ्योरी पोर्शन है वो भी, ऑलमोस्ट 70+ वीडियो अभी की डेट में इस पे अपलोडेड है। प्रैक्टिस सेट्स गोइंग ऑन है,
चैप्टर या फिर हम कह सकते हैं टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप रिकॉर्डेड बैच में भी जाके वो देख सकते हैं। कॉस्ट आपको भी देख के पता चल जाएगा, टीजीटी लेवल केमिस्ट्री इतनी कम कॉस्ट में और थ्योरी प्लस प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये गोल्डन चांस है, तो आपको जाके इनरोल करना चाहिए। बाकी अगर आप डेमो देखना चाहे तो यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज है, वरना आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके टॉपर्स टारगेट जो कि प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल होगी, वहां पे जाके डेमो सेशंस देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस सूचना के साथ ही हम पढ़ेंगे अब कैसे प्रिपेयर करें। फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो चाहे आपका या फिर आप जॉब के साथ है, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो ऐसे केस में किस तरह से प्रिपरेशन करें। देखिए हमारे केस में क्या है कि हम मिनिमम मान के चलते हैं कि आपको 30 डेज प्रिपरेशन मिनिमम प्लान करनी है। अब आप कहेंगे 30 डे, तो 30 डे के केस में आपको क्या करना है। मिनिमम इट्स अबाउट एवरेज मिनिमम 4 आवर्स पर डे आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक अच्छे रिजल्ट के लिए बात हो रही है। पासिंग 90 82 के लिए मैं कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप 90 और 82 वाले ही हैं तो स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, आगे के लिए भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, क्योंकि आपको सीटेट से जॉब नहीं मिलने वाली, जॉब मिलेगी इससे आगे आने वाले एग्जाम से। तो अगर आप चाहते हैं रिजल्ट यहां से अच्छा करे, कॉन्फिडेंस गेन करे, प्रैक्टिस अच्छी करे और आगे बढ़े, जब नेक्स्ट एग्जाम जाएगा जॉब ओरिएंटेड जो एग्जाम होगा और वहां पे अच्छा स्कोर करके अपनी एक सीट रिजर्व करें, अपने लिए सीट कंफर्म करें, तो ऐसे केस में एटलीस्ट आपको मिनिमम ये ट्राई तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम 4 आवर्स पर डे होगा, जो कि आपका यहां से बनेगा 30 × 4, जो कि बना आपका 120 आवर्स। ठीक है, अब आपको ये एक वीक में मतलब 120 आवर्स आपका एक महीने में आपको करना है। इसमें अब आप ये देखिए, अगर सपोज आप वर्किंग है और आपकी सैटरडे संडे ऑफ है, या फिर आपका क्या है सिर्फ संडे ऑफ है, दोनों केस में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप किस दिन ज्यादा पढ़ना चाहेंगे, किस दिन कम पढ़ना चाहेंगे, किस दिन आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, वो आपकी चॉइस है। बट इट शुड बी एवरेज पर वीक, आपको काउंट करके चलना है। मतलब आपके पास यहां से क्या बनते हैं 4 वीक बनेगा। ठीक है, आपके पास 4 वीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से भी, तो आपके पास कितना बनता है 30 आवर्स। ये आपको पर वीक देना है। ठीक है, ये पर वीक मिनिमम आपको देना ही देना है। ये नहीं है कि 120 आवर्स हम लास्ट के 10 दिन में पढ़ेंगे, 12-12 घंटे हम पढ़ लेंगे, 120 आवर्स हो जाएंगे, हम पास कर लेंगे। पास कर लोगे तब भी, अगर आप 12-12 घंटे एफर्ट निकाल सकते हो और सीरियस होकर पढ़ सकते हैं, तो आराम से 10 दिन भी आप एग्जाम, मतलब 10 दिन में आप एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे उन कैंडिडेट्स की हो रही है जो जॉब के साथ कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो 12 घंटे कैसे निकालेंगे। ऐसे भी कैंडिडेट है जिनको लास्ट डे भी वर्किंग से आने के बाद वो 2 घंटा 1 घंटा रिवीजन करते हैं और नेक्स्ट डे एग्जाम देने जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट 120 घंटे नहीं निकाल सकते लास्ट मोमेंट पे। तो ऐसे केस में एटलीस्ट आपको 30 आवर्स, और इसको भी अगर और कम करना चाहते हैं तो 20 आवर्स एटलीस्ट आपको देना पड़ेगा पर वीक। हो सकता है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आप 2-2 घंटे दें, सैटरडे संडे जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आप एक्स्ट्रा आवर्स दें, 10 घंटे पढ़े, 5 घंटे पढ़े, बट एटलीस्ट ये आपको करना है। इसमें से और भी एक चीज है कि अगर आप करना चाहें तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आप 120 आवर्स देंगे, इस 120 आवर्स में से 20 आवर्स अगर मैं अलग से निकाल लेता हूं, ये एटलीस्ट आपको लास्ट क्या है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपको लास्ट 20 जो आवर्स है वो लास्ट के आपको क्या है, लास्ट के 2 दिन 3 दिन में आपको प्रिपरेशन एटलीस्ट इतनी करनी है। तो आपको 100 आवर्स एटलीस्ट आपको 1 महीने में पढ़िए, 2 महीने में पढ़िए, वो आपकी चॉइस है। मैंने 30 डे का बताया। अगर आप चाहते हैं कि आज से, अभी जनवरी रनिंग है, आपके पास जुलाई या जून तक का टाइम है, 6 महीने है, तो आप यहां से भी पर डे 1-1 2-2 घंटे से भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं एग्जाम बिना किसी बर्डन के। बट मिनिमम 1 घंटे का मैंने आपको पैटर्न बताया। अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते तो आप उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं, 1 से 2 घंटा रेगुलरली आप पढ़ते हुए। ठीक है, उसके बाद पढ़ना कैसे है, देखिए आपके पास क्या है, अगर सपोज करिए पेपर 1 और पेपर 2 आप दोनों देने वाले हैं, एक देने वाले हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट उसी हिसाब से करना है। सीडीपी आपके पास है तो आप पेपर 2 के अकॉर्डिंग अगर सीडीपी पढ़ेंगे तो आपका पेपर 1 कवर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर पेपर 2 देने वाले हैं और पेपर 1 देने वाले हैं तो पेपर 2 पे फोकस करिए, पेपर 1 अपने आप आपका कवर हो जाएगा। पेपर 2 वाले भी हैं या पेपर 1 भी हैं, वो भी कोशिश करें सीडीपी को कंप्लीट पढ़े। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, जो कि आपका
30R प्लस जाने ही जाने वाला है, ये आपको इतना टाइम लेगा ही लेगा। फिर लैंग्वेज आपके जो 1 और 2 है, दोनों भी आपको दोनों मिला के भी 30 आवर्स या फिर ये तो आपको 20 आवर्स भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, ये आपके 2 सब्जेक्ट, यहां से 3 सब्जेक्ट इवन 50 घंटे में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप ईवीएस मैथ साइंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ईवीएस भी आपका हार्डली 20 आवर्स का है। उसके बाद मैथ जो अगर मैथ और साइंस है तो यहां से आपका ये अगर मैथ आता है ये भी 20 आवर्स के आसपास है, 22-30 आवर्स का जाएगा। और उसके बाद मैथ साइंस अगर आपका है तो ये आपका ऑलमोस्ट 50-60 आवर्स का जाएगा। मैंने यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिक्स करके लिखा हुआ है। अब आप देखिए, अगर आप पेपर कोई एक भी पढ़ते हैं, लाइक पेपर 2 पढ़ते हैं तो आपके पास 30, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 20, और यहां से आपके पास कितना है 50। तो ये 50 आपको कितना लगा 100 आवर्स, और 100 आवर्स को ही मैंने आपको कहा प्रिपरेशन करनी है, 20 आवर्स आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है मिनिमम। ये इतना आपको करके चलना है। सेम पेपर 1 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सेपरेटली तो आपको थोड़ा सा लेवल कम हो सकता है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आप मैथ साइड से है तो आपका मैथ भी थोड़ा इजी हो जाता है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी। आपको सीडीपी पे सबसे ज्यादा कमांड करनी है, इसीलिए 30 आवर्स आपको सेपरेटली सीडीपी पे देनी ही देनी है। इसी में आपको यहां से 10+10 अगर मैं बोलता हूं कि आपको 10+10 करना है, तो अगर 10 अगर हम लेके चलें तो इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट है ये टाइम 10+10 है, तो ये 10 आपको हार्डली ग्रामर पैसेज इतनों पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो भी सफिशिएंट है, और ये 10 आवर्स आप देंगे सीडीपी प्लस इसके पेडागोजी को। सेम यहां से भी आपको जो ये 60 या 15 आपके आवर्स हैं, इसमें भी आप एटलीस्ट 10 टू दोनों का है 10+10 आपको क्या है किस में देना है, ये पेडागोजी का, और ये भी आपको किस में हेल्प करेगा सीडीपी। तो मोटा माटा जो आपका बनता है सीडीपी आपका सबसे मेजर सब्जेक्ट बनेगा, और इसी को आपको एटलीस्ट 50-60 आवर्स देना है, जिसमें आपका सारा सीडीपी, आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की पेडागोजी, उसके बाद आपका मैथ साइंस की पेडागोजी, ये सब कंप्लीट हो जाती है, और बचे हुए टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप टाइम निकालते हैं जो कि आपका अराउंड 100-120 आवर्स होगा। अब आप इसको अपना टारगेट बनाइए कि आपको 2 महीने में 3 महीने में कंप्लीट करना है, देन प्रैक्टिस सेट लगानी है और आगे बढ़ना है, तो आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये थोड़ा आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजिंग रहा हो कि मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन रहता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं बता देता हूँ। सीडीपी के पेपर 1 है या पेपर 2 है, 2 हिस्से होते हैं, जिसमें आप समझेंगे कंटेंट का जो पोर्शन होता है और एक होता है पेडागोजी। ठीक है, पेडागोजी दोनों ही किसी भी सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहां से 2 हिस्सों में किया जाता है। जैसे मैथ है 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का कंटेंट, तो 15+15 में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह ईवीएस में भी 15+15 कंटेंट प्लस पेडागोजी, ये है पेडागोजी। ठीक है, ये है पेडागोजी, और यहाँ पे भी 15 नंबर किसका है कंटेंट का, जिसमें आते हैं पैसेज, और 2-3 नंबर का ग्रामर। सेम 15 नंबर किसके पेडागोजी के, यहाँ पे भी 15 नंबर का कंटेंट, जिसमें सेम ग्रामर वो 2-3 नंबर, बाकी पैसेज, और 15 नंबर का आपको पेडागोजी। यहाँ पे भी कंटेंट आपका 15 नंबर और पेडागोजी आपको 15, ये 30-30 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी जो पेडागोजी, ये आपकी पेडागोजी, यहाँ से पेडागोजी, ये आपकी पेडागोजी, और ये कंप्लीट सीडीपी जो कि होता है 30+15+15 2 और 1 3। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी एक बार और, ये आपका 50, ये आपका जो कंप्लीट पोर्शन है 15-15 30 30-60 और ये 90 मार्क्स जो आते हैं वो आपको सीडीपी प्लस पेडागोजी से आपको मिलते हैं। अगर आप पेपर 1 दें या पेपर 2 दें सेपरेटली, पेडागोजी प्लस सीडीपी का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट 90 नंबर का आपको मिलता है, और इसी के लिए सबसे ज्यादा भी आपको प्रिपरेशन और टाइम देना पड़ता है। अगर आपको 90 नंबर पासिंग के लिए चाहिए और आपने सीडीपी और पेडागोजी में अच्छा स्कोर करते हैं, इन्हीं 90 में से आप 70 तक भी स्कोर करते हैं, तो आपको बचे हुए 60 नंबर में से कितने नंबर, सिर्फ 20 लाने होते हैं। अगर आपका कंटेंट वीक है
अब आप मैथ ज्यादा अच्छा नहीं जानते, आपको इंग्लिश में इश्यू आता है पैसेज करने में, तो ऐसे केस में सीडीपी और पेडागोजी अगर आपने 90 नंबर में से मैक्सिमम स्कोर करते हैं तो आपके पास अपने आप ही एग्जाम को क्रैक करने के रास्ते ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह से ही आप कर सकते हैं, और इसी वजह से मैंने ये जो टाइम लिखा था कि आपको सीडीपी में ही आपको 50 से 60 घंटे देने हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं सीडीपी प्लस पेडागोजी में। ठीक है, ये आपको मोर देन 50% या 50% टाइम आपको सिर्फ इसमें देना है। बाकी का अगर आप 50% टाइम बाकी कंटेंट में देते हैं तो आपका इजीली हो जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। सेम आपका अगर हम देखें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में भी डिवाइडेशन सेम रहेगा इसी तरह। मैथ साइंस में 2 बार डिवाइड होगा, एक मैथ जिसमें 20 नंबर कंटेंट, 10 नंबर पेडागोजी, और साइंस में भी सेम 20 और 10, बाकी सब एज इट इज है। सोशल स्टडी में भी सेम केस रहेगा, जो आपका 50-50% डिवाइड हो जाएगा पेडागोजी और आपका कंटेंट में। तो अल्टीमेटली आपको यहां से भी क्या मिलता है, ऑलमोस्ट पेडागोजी का सीडीपी प्लस पेडागोजी जो आपको मिलता है, ऑलमोस्ट यहां से भी 80 to 90 नंबर मिलता है, क्योंकि आपके पास यहां से 10-10 नंबर, 5-5 नंबर कम हो जाते हैं मैथ साइंस से, तो इसलिए मैंने 80 नंबर लिखा है। बट कुछ क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है कि यहाँ से लगभग 80 से 90 क्वेश्चन नंबर आपको पेडागोजी और सीडीपी से ही मिलता है, और इसी को आपको फोकस करना है, यही आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने सीडीपी उसके बाद, मतलब आप सीडीपी में मैक्सिमम स्कोर करते हैं, इसके बाद आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट, मान लीजिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अगर आपने ये 3 भी कर लिए तो आप इन 3 के बेसिस पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे आपने ईवीएस और मैथ इतना अच्छा ना किया हो, क्योंकि ईवीएस का 15 नंबर आप पेडागोजी से लगा सकते हैं, मैथ का भी आप पेडागोजी, मैंने पेडागोजी का है, खाली सिर्फ सीडीपी नहीं, उसकी पेडागोजी करते हैं तो भी आप अच्छा स्कोर सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बेस पे कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे आप लैंग्वेज की जगह पे ईवीएस और मैथ पढ़ के चले जाइए, प्लस मैथ पढ़ के चले जाइए, अल्टीमेटली आपको सीडीपी एक सब्जेक्ट प्लस उसकी बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी, और आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीटली, अगर आप इतना पढ़ के सीडीपी देने जाते हैं, सॉरी सीटेट देना चाहते हैं, तो आपका एग्जाम क्लियर है, कोई आपके एग्जाम को रोक नहीं सकता। सिंपल है, आपको सीडीपी जो है इसमें सब कुछ है। अगर आपने सीडीपी किया है पेडागोजी के साथ में कंप्लीट सब्जेक्ट की, तो आप 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे एग्जाम में 100+ तक भी लेके जा सकते हैं, सिर्फ पास की बात नहीं होती। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, अगर आप देखिए सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, ये हम ऑलरेडी मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी आपको मतलब जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सेम इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आपको लैंग्वेज 1 का 30-30 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 15 नंबर में पेडागोजी और कंटेंट में डिवाइडेड है। इसमें आपको पेपर 1 में जो मिलेंगे 2 पैसेज मिलेंगे। पहला पैसेज जो आपका एक स्टोरी होती है, दूसरा पैसेज पोएम होती है, मतलब एक गद्य और एक पद, दोनों पैसेज आपको लैंग्वेज 1 में मिलते हैं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि आप क्या करें, जब फॉर्म आएगा उससे पहले एक वीडियो हम इसके लिए सेपरेट बनाएंगे। लैंग्वेज 2 में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ वो डिफरेंस आएगा कि 2 पैसेज तो आएंगे, लेकिन दोनों क्या होती है, आपकी स्टोरी आती है, कहानी आती है, कविता पोएम का जो काव्य रूप है वो नहीं आता। तो ऐसे केस में यही डिफरेंस बनता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, अदरवाइज कोई भी डिफरेंस एक्स्ट्रा नहीं बनता। ओके, उसके बाद अगर हम देखें मैथ पेपर 1 पेपर 2 में कुछ टॉपिक एडिशनल हो जाते हैं, और आपका जो पेडागोजी है यहाँ पे 15 नंबर का होता है और यहाँ पे 10 नंबर का है, बाकी ये 15 नंबर और यहाँ पे कंटेंट 20 नंबर है। इतना डिफरेंस है। इधर लेंथी क्वेश्चंस और टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा नंबर है। ईवीएस का सेम 15-15 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टॉपिक आप देख सकते हैं, और ये सभी टॉपिक आपको एनसीईआरटी में ही मिलने वाले हैं, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। साइंस में भी आपको 20 कंटेंट, 10 आपको पेडागोजी में जाता है। आज की वीडियो में फिर इतना ही, क्योंकि हम सिलेबस मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। आप जाके वीडियोस देख सकते हैं हमारी पुरानी भी। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट लगता है आपको, कोई ऐसी क्वेरी है जो हम नहीं समझा पाए, या कुछ आपकी अभी भी कोई न्यू क्वेरी है जिसको हमने कवर नहीं किया, तो आप हम तक कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका सभी प्रॉब्लम सोल्व हुआ होगा, और आपने ये भी समझा होगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम जॉब के साथ या फिर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करें, एटलीस्ट कितना टाइम हम दे, मिनिमम टाइम की हमने बात की, जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।